मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे अध्ययन का विषय है राजस्थान में स्थापत्य कला। उसके अंतर्गत हम दुर्ग का अध्ययन करेंगे। कला मनुष्य के मस्तिष्क का चित्रण है। भावनाओं के प्रदर्शन के साथ साथ यह समय, जाति और देश का प्रतिबिंब भी है। प्रसिद्ध कला पारखी पर्सी ब्राउन ने कला को देश की आत्मा स्वीकार किया है। यह जनजीवन का बोलता हुआ इतिहास, सभ्यता का लहराता हुआ उपवन है जो कभी नहीं सूखता है। कला का क्षेत्र और महत्व शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। वास्तव में कला में सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश है। राजस्थान में कला का विकास दो क्षेत्रों में सबसे सराहनीय रहा था, एक तो स्थापत्य कला और एक चित्रकला। हम स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं, चित्रकला का इससे पूर्व हम अध्ययन कर चुके हैं। स्थापत्य कला, वैसे तो राजस्थान की स्थापत्य कला पर मुगलों का समुचित प्रभाव पड़ा है, किंतु भारत के इस भाग में कला का जन्मदाता महाराणा कुंभा को ही माना जाता है और कुंभा के भी शिल्पी शास्त्री मंडन के साहित्य से इसको प्रभावित माना गया है। यह सच है कि मंडन द्वारा रचित वास्तुकला पर 5 प्रमुख ग्रंथ राजस्थान की कला के प्राण स्वरूप हैं। मंडन की ये जो 5 रचनाएं थी वास्तुकला पर, वो मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। पहली थी प्रसाद मंडन। इस ग्रंथ के अंतर्गत यह बताया गया था कि मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। दूसरी थी रूपावतार। इस ग्रंथ में मूर्ति निर्माण के विषय में जानकारी दी गई थी। तीसरा ग्रंथ था मंडन का रूप मंडन। इस ग्रंथ में उन सब वस्तुओं का वर्णन था जिनसे कि मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। चौथा ग्रंथ था ग्रह मंडन। इस ग्रंथ में नगर के साधारण व्यक्तियों के लिए घर, तालाब, कुएं आदि बनाने के जो तौर तरीके थे उनको बताया गया था। पांचवा और आखिरी ग्रंथ था मंडन का वास्तुसार मंडन। इस ग्रंथ में वह सभी बातें एक साथ लिखी गई थी जो कि सभी सामान्य वास्तु पर प्रकाश डालती थी। इस तरह से मंडन के प्रभाव से मुक्त मुगल शैली के भवन बनाए गए थे, किंतु राजस्थान की कला का यदि हम अध्ययन करते हैं तो मंडन के योगदान को स्मरण करना बहुत ज़रूरी होता है। राजस्थान की स्थापत्य कला में धार्मिक चिंतन, राजाओं के मन के भाव, उनकी सफलता व समता के प्रमाण और उनके राज्यों की प्रगति अंकित है। यहाँ जीवन और आत्मा का सही रूप भी स्थापत्य में अंकित किया गया है। राजस्थान का स्थापत्य किलों, मंदिरों, स्तंभों, जलाशयों, उद्यानों, समाधियों, बस्तियों में बिखरा पड़ा है। उसी के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। फिर है राजस्थान में दुर्ग निर्माण। राजस्थान में दुर्ग निर्माण। भारतवर्ष में ऐसे 2 ही राज्य हैं जहां पग पग पर किले मिलते हैं। ये 2 राज्य हैं राजस्थान और महाराष्ट्र। यहाँ के राजा और जागीरदार किले को अपनी संपत्ति मानकर उसकी रक्षा करना अपना धर्म समझते थे। राजस्थान में तो हर 10 मील पर एक ना एक किला अवश्य ही मिल जाता है। सिर्फ मेवाड़ रियासत में 84 किले हैं, जिनमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने अकेले ही करवाया है। इन किलों के निर्माण के कई कारण थे जो कि बताए गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आक्रमण के समय प्रजा की रक्षा के लिए किलों का निर्माण किया जाता था। दूसरा, सामग्री संचय करने के लिए, जैसे युद्ध के समय रसद और असला जो होता था युद्ध का सामान, वो। तीसरा, राजा के निवास और राज्य की रक्षा के लिए किलों का निर्माण होता था। विदेशों से जीत कर लाई गई संपत्ति संग्रह इकट्ठी की जाती थी उन किलों में।
पांचवा, पशुधन को बाढ़ व प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए इन किलों का निर्माण किया गया था। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा की गढ़ी दुर्ग निर्माण का प्राचीनतम प्रमाण है जो मिला है। राजा लोग किलों में रहकर शासन चलाते थे। किलों में सामान्यतः सेना राजा के पास रहती थी और आम जनता किलों के बाहर बस्तियां बसाकर रहा करती थी। राजस्थान में किलों का निर्माण काफ़ी पुराना है, जिसका प्रमाण हमें कालीबंगा की खुदाई से भी प्राप्त हुआ है। यहाँ 8 से 10 फुट चौड़ी दीवार के अवशेष मिले हैं। इसी प्रकार हाड़ौती, वांगड़ और भोमट आदि प्राचीन बस्तियों के लोग भी दीवार बनाकर कांटों की बाढ़ से उसकी रक्षा किया करते थे। आबू और बांगड़ के निवासी तो आज भी अपनी पहाड़ी बस्तियां किलों के भांति ही बनाते हैं और रेगिस्तान भाग में रहने वाले मिट्टी की टोली बनाकर उसके पार खाई खोदकर झाड़ी और कांटों के पेड़, थोर व गंवार, पाठा आदि से अपनी रक्षा किया करते हैं। अतः ये स्पष्ट ही हो जाता है कि किलों का निर्माण एक मामूली स्थिति से रणथंभौर व चित्तौड़ जैसे सुदृढ़ किलों तक की प्रगति का एक इतिहास रहा है। चित्तौड़ का दुर्ग तो 7वीं शताब्दी से भी पुराना प्रतीत होता है हमको, जिसका नवनिर्माण राजपूतों ने किया। किलों के निर्माण में मंदिरों और तालाबों को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। राजस्थान के दुर्गों का जो दुर्ग शिल्प है, अब हम वो देखेंगे। राजस्थान के राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध थे राजाओं को। शुक्र नीति में दुर्गों का 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है, वो मैं अब आपको एक एक करके बता रही हूँ। परन दुर्ग, खाई, कांटों तथा कठोर पत्थरों से युक्त जहाँ पहुँचना कठिन हो, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग, इनको परन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। पारिख दुर्ग, जिसके चारों ओर खाइयाँ खुदवाई गई थी, जिस पर शत्रु आसानी से कब्जा नहीं कर पाए। पारिध दुर्ग, ईंट पत्थरों से निर्मित जैसे चित्तौड़ व कुंभलगढ़ के दुर्ग थे। वन दुर्ग, चारों ओर वन से ढका हुआ दुर्ग जो दिखाई न दे। धानव दुर्ग, जो चारों ओर रेत के ऊंचे टीलों से घिरा हो, जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। जल दुर्ग, पानी से घिरा हुआ, जैसे कि गागारोन का दुर्ग हम ले सकते हैं। गिरि दुर्ग, एकांत में पहाड़ी पर बना हुआ तथा जल संचय का प्रबंध वहाँ पूर्ण रूप से हो। सैन्य दुर्ग, जिसकी व्यूह रचना चतुर्वीरों के होने से अभेद्य हो, यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता था। सहाय दुर्ग, सदा साथ देने वाला बंधुजन जिसमें हो। इस तरह से शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण 9 तरह से किया गया है, जो मैंने अब आपको बताया है। अब हम एक एक करके राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग लेंगे। दुर्ग निर्माण के अंतर्गत हम सबसे पहला दुर्ग ले रहे हैं तारागढ़ का किला, जो कि अजमेर में है। उसे अजमेरू दुर्ग या गढ़ बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। अजयपाल द्वारा निर्मित तारागढ़ जमीन से 800 फीट ऊंचा बनाया गया है। पहले इस दुर्ग का नाम अजयमेरू था। मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज ने इसमें कुछ महल आदि बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस गढ़ का नाम तारागढ़ कर दिया था। इस गढ़ पर जाने के लिए नूर चश्मे की तरफ से सीधा और दरगाह की तरफ से आधा मील लंबा रास्ता तय किया जाता है। किले में मीरान साहब की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा और बरामदा आदि स्थापत्य कला के नमूने हैं, जिन पर मुगलों का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है।
यहाँ देखने लायक मीनारों वाली मस्जिद आकर्षक है। किले में पानी का अभाव है, जिसे नूरे चश्मे से पूरा करवाकर शेरशाह ने इसे नए झरने को शीर चश्मा कहा गया था। इस किले को पहाड़ी दुर्ग अथवा गिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण काल संभवतः 1113 ईस्वी के आसपास अजयराज के द्वारा ही माना जाता है। गढ़ बीठली की पहाड़ी पर बना होने के कारण ही इसे शायद ये नाम दिया गया था। बिशप हेबर ने इस दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। अजयमेरु दुर्ग में घूंघट बुर्ज, नगारची बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है। मुगल काल में इसका उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। बाद में अंग्रेजों ने इसका उपयोग सैनेटोरियम के रूप में किया था। उत्तराधिकारी के संघर्ष में औरंगजेब से धौलपुर में परास्त होकर दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली थी। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में जब दुर्ग का निर्माण हुआ था तो तब पानी इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था इसमें नहीं थी, किंतु बाद में इसमें अनेक कुंडों का निर्माण करवाया गया था। ऐसे कुंडों में नाना साहेब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि नाम दिए गए थे। शेरशाह में हफस जमाल नामक चश्मे को दुर्ग में पानी पहुंचाने की व्यवस्था का आदेश दिया गया था। तो यह माना जा सकता है कि बाद में शेरशाह के टाइम में इस दुर्ग में पानी के लिए व्यवस्था कर दी गई थी। अचलगढ़ का दुर्ग, जिसको कि आबू का दुर्ग भी कहा जाता है, सन 1452 के लगभग मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने परमार शासकों द्वारा बनाए गए आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था। इस दुर्ग में गौमुख जी का मंदिर और सर्वधातु की 14 मूर्तियां स्थापित हैं। इस दुर्ग के पास ही कुंड, मठ व उद्यान भी हैं। यह गढ़ परमारों का केंद्र माना जाता था। आबू के आसपास देलवाड़ा के जैन मंदिर, नक्की झील, गुरु शिखर और गौमुख बहुत ही रमणीक स्थान एवं राजस्थान की संस्कृति एवं कला का केंद्र रहे हैं। इसके अलावा माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा जयपुर के दक्षिण में दूदू से लालसोट जाने वाले मार्ग पर अवस्थित है। जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह प्रथम ने मराठों पर विजय के उपरांत माधोराजपुरा का कस्बा अपने नाम पर बसाया था, जहाँ इस किले का निर्माण किया गया है। इसी तरह से चौमू का किला, चौमू महागढ़ ठाकुर कर्ण सिंह ने 1595-97 ईस्वी के लगभग इस दुर्ग की नींव रखी थी। पहले इसे रघुनाथगढ़ कहा जाता था, इसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। इसी के साथ राजस्थान के कुछ दुर्गों का जो स्थापत्य है वो आज हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। इससे आगे अध्ययन में हम आगे जारी रखेंगे।